प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी, जिसका सब्जेक्टिव आंसर देने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 8 प्रश्न होने वाला है। यानी 6 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय होने वाला है और 2 प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय होने वाला है। ये टोटल 8 प्रश्न है, जिसका आंसर इस वीडियो में हम पूरी तरह से देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो और हर एक कंटेंट आपका और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके लिए वीडियो आपका बनाया जा रहा है। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, इतिहास का है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी का आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स और इसके बाद फिर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग को डिमांड पर ही प्यारे बच्चे पूरा वीडियो बनाकर दिया जा रहा है। इसके पहले सेट बी का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। पूरा वीडियो वहां पर पड़ा हुआ है, पूरा वीडियो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा वीडियो, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न इस पब्लिकेशन से लड़ता है प्यारे बच्चे, एकदम भरोसा रखिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर जो आपको आएगा बोर्ड परीक्षा में, एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है। सेट बी जो है ना, देख रहे हैं आप लोग, सेट बी का ही ये प्रश्न है आपका पहला, इतिहास का। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला बाधा क्या था, एकदम सेम ऐसा ही लिखेंगे बोर्ड में प्यारे बच्चा, अगर जो क्वेश्चन आएगा तो। पहला है आपका कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो था वह 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा लिखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद का बेहद ही अभाव था, कमी था, जिसके कारण जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था। तीसरा कारण क्या है या बाधा क्या है, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थी। जाति के नाम पर सामाजिक में भेदभाव था, राजनीतिक सही से नहीं हो पा रहा था, इसी कारण यहाँ पे जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया जो था आपका, जहां का चांसलर ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था, वो कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी एक होवे। मेटरनिक जो है इसे कट्टर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया हुआ था। इतना लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यह 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, दूसरा प्रश्न एकदम हूबहू ऐसा ही है आपका सेट बी में, कि कहता है मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग छाप लीजिएगा। आंसर इस प्रकार से देंगे, कहता है मार्च क्रांति के बाद इसको कलर को चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब ठीक रहेगा, अब बिल्कुल ठीक रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। अब मार्च क्रांति के बाद रूस में केरेंस्की के नेतृत्व में उदारवादी समाजवादियों की सरकार का गठन किया गया। उदारवादी समाजवादियों का गठन किया गया। बता दें आप लोगों को कि बोल्शेविक और मेंशेविक ये 2 दल थे। बोल्शेविक का नेता लेनिन था और मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था, जो सरकार बनाया था रूस में। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सद्भाव द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना चाहता था। लेकिन बहुत जल्द है, 1917 ईस्वी की क्रांति जो हुआ आपका बोल्शेविक क्रांति, उस क्रांति में पूरी तरह से केरेंस्की की सरकार को गिरा दिया गया और लेनिन पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद नई आर्थिक नीति लाया और रूस के एक नई दिशा देने का काम किया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का अगर जो आंसर लिखते हैं, 2 नंबर प्रश्न आपका, कोई भी कॉपी जांच करे वाला होगा एकदम माथा ठोक कर देगा। आप लोग याद रखिएगा ये चीज को, कॉपी पर पूरा नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, ऐसा ऐसा खतरनाक प्रश्न को। इसके बाद देखिए, ये इतिहास का तीसरा चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जहां से ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। तो रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 ईस्वी में वियतनाम के विरोध किया गया। यह जान लीजिए कि यह एक रासायनिक हथियार है। आप दोनों के बारे में एक एक करके देखिए एकदम किस प्रकार से आपके वीडियो में लिखे हैं, है ना प्यारे बच्चे। ये देखिए, यहां पर देखिए, पहले ये रहा है आपका नापाम के बारे में। रासायनिक हथियार नापाम एक जो था से एक नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बम्बों से में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसे मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता, और इसके व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ये था नापाम के बारे में। दूसरा है आपका एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है, यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां
परंतु तुरंत झुलस जाती थी पेड़ों की पत्तियां, क्योंकि आप लोग को बता दें कि बहुत सारे रबर की खेती होता था वियतनाम वाला इलाका में, और अमेरिका ने हवाई जहाज से इस रासायनिक जहर को छिड़क दिया, जिसके कारण पूरी तरह से बर्बादी हो गया और उसके बाद पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इस जहर का इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और घनी आबादी दोनों पर जमकर किया था। इस जहर का असर से अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगे। आज भी वहां जो है लोग पैदा लेते हैं तो क्या होते हैं, बीमार पैदा लेते हैं। इतना खतरनाक जहर से हमला किया था अमेरिका ने 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, चौथा प्रश्न है आपका विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी का। कहता है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां पर भारतीय होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में किया गया? छाप लीजिए बाबू एंड मैया, एकदम VVI प्रश्न बाये, ठीक है, किन परिस्थितियों में किया गया, एकदम नोट कर लीजिए आप लोग। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन कौन है? उस समय का वायसराय था। लॉर्ड लिटन के शासन काल में आर्म्स एक्ट लाया गया। इसके बाद लॉर्ड रिपन के शासन काल में इल्बर्ट बिल लाया गया और बिल पर प्रतिरोध जताया गया ने भारतीयों ने एकजुट होने का अवसर दिया। जिस समय आनंद मोहन बुसनेसल, कौन है बाबू? बसु नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे थे। कौन? तो आपका मोहन, जो आनंद मोहन थे, वह एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें भारत के लोग एक हो और उनको राष्ट्रवाद के बारे में जगाया जाए। जब ये प्रयास कर रहे थे उसी समय एक उदारवादी रिटायर्ड अंग्रेज पदाधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम, यही व्यक्ति है जो कांग्रेस की स्थापना किए थे। A.O. ह्यूम भी इस प्रयास में लगे हुए थे कि भारत की विस्फोटक स्थिति से चिंतित और इससे क्रांतिकारी मार्ग पर जाने से बचाना चाहते थे। एक क्रांतिकारी मार्ग जो होने वाला था, क्रांतिकारी होने वाला था, वो ये ह्यूम चाहते थे कि ऐसा कोई विद्रोह नहीं हो, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें पूरी तरह से तबाही मचा, दोनों ओर से मारे गए लोग, अंग्रेज भी मारे गए, भारत के लोग भी बड़े बड़े मारे गए थे। इस चीज को बचाने के लिए A.O. ह्यूम ने कहा कि इसके लिए वे एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जिसके माध्यम से भारत के शिक्षित भारतीय अपनी मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण व वैधानिक यानी संवैधानिक मार्ग अपना सके। ऐसा एक पार्टी बनाना चाहते थे जिसमें भारत के मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो आंदोलन करके संवैधानिक रूप से अंग्रेज से और शांतिपूर्ण से अपनी मांगों को मांग रख सकते थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा प्रश्न का आंसर अगर जो आप लोग रट लेते हैं या तो तुक्का मार के भी याद करना पड़े तो याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न छपने वाला है बिहार बोर्ड 2025 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसमें आपका विद्यासागर का, कहता है घरेलू, क्या है बाबू आपका? घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। परिभाषा देना है घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग। आंसर लिखेंगे बहुत छोटे उद्योग जिसका संचालन और उत्पादन घरों में होता है। जिसका संचालन मतलब उसका ऑनर जो होता है वो घर के व्यक्ति होते हैं, उसका उत्पादन घर के व्यक्ति कहते हैं। इसमें बहुत कम कारीगरों यानी कामगारों की आवश्यकता होती है तथा मशीनों का भी प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसलिए घरेलू या कुटीर उद्योग ऐसे चीजों को कहा जाता है। इनमें कम पूंजी और श्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। केवल घर का काम करना ही कुटीर उद्योग कहलाता है। गांधी जी का मानना था और कहना था कि गांधी जी के अनुसार यह भारतीय समाज की दशा के अनुकूल है, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभाता है। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवार विकास में के शक्तिशाली औजार माना जाता है। ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि कुटीर उद्योग है जो भारत का विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन औद्योगिकरण के बारे में आप लोग जानते हैं, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है? कहता है उत्पादन की वे सारी वस्तुएं जिसमें बड़े बड़े मशीनों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, किसी श्रम के द्वारा नहीं किया जाए, उसे औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं आपका, ये लघु का छठा प्रश्न लास्ट प्रश्न है। 6 प्रश्न में से आपका 3 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है और 3 प्रश्न जो है आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 3 प्रश्न का आंसर दीजिएगा बाबू तो आपका 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपका दीर्घ जो है इसे 2 प्रश्न रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहता है। एक प्रश्न का उत्तर देना है और 4 नंबर इधर से, यानी 6 और 4 10 नंबर का सब्जेक्टिव आपका रहता है इतिहास से।
छठा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विषमताओं को, भिन्नताओं को क्या करना है, उल्लेख करना है। ग्रामीण लिखेंगे, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच बहुत अधिक विभिन्नताएं होती है, जिनमें दो निम्नलिखित है। दो निम्नलिखित कौन कौन है ये देखिए, पहले दो लिख दिए हैं, उसके बाद कुछ और लिख दिए हैं। थोड़ा सा ज्यादा लिखिएगा प्यारे बच्चे, तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, ना नंबर कट जाएगा। एकदम छोटा पॉइंट पूछ रहा है तो छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा लंबा लिखना है। पहला लिखेंगे आपका, दो विभिन्नताएं क्या है, जनसंख्या का घनत्व तथा आर्थिक क्रियाएं। गांव की तुलना में नगर की जनसंख्या अधिक होती है और गांव खुले एवं शांत होते हैं। इसके बाद लिखेंगे, परंतु शहर संकुचित और भीड़ भाड़ वाले इलाका होता है। शहरों में गांवों की तुलना में मकान बड़े भव्य होते हैं, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें होती है, जबकि गांवों में खपड़ा का फूस का मकान होता है। शहरों में सड़कें लंबी चौड़ी और साफ सुथरी होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से जहां ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर रहता है, शहर के लोगों का अर्थव्यवस्था व्यापार उद्योग और इसके बाद नौकरी पेशा के लोग होते हैं, जबकि गांवों के लोग जो होते हैं इसे कृषि पर आधारित होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो कहीं मजदूरी करने पर बेबस होते हैं। यही सारे पॉइंट लिखा गया आपके इस वीडियो में, इसे डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं। इसको आप एकदम छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे। छह प्रश्न हो गया आपका। अब है आपका दीर्घ का, देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ प्रश्न है आपका। दीर्घ प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा विद्यासागर सेट पब्लिकेशन बी का। इसमें इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करना है। नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों को क्या करना है, विवेचना करना है। किस प्रकार से करेंगे, एकदम इस प्रकार से करेंगे विवेचना, लिखेंगे आंसर एकदम हूबहू ऐसा ही। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में फ्रांस के राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप लोग को पता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और 1793 ईस्वी में लुई 16वां की मृत्यु हुआ था। लुई 16वां बुर्बो वंश का शासक था, उसकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था। इसके बाद आपका जो है से पूरी तरह से फ्रांस का सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में जाता है। उसी के बारे में लिखा है किस प्रकार से राष्ट्रवाद का में योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 ईस्वी में बना। और इसके बाद सम्राट के रूप में उनके ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये सारे देशों पर अपना साम्राज्य जो है इसे स्थापित करने में वो कामयाब हुआ। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। जितना भी उसके क्षेत्र आते थे इलाका में, यूरोपियन कंट्री में, सब पर नेपोलियन का प्रभाव पड़ा कि देखो नेपोलियन किस प्रकार से आपका जो है इस राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, वहां से कट्टर प्रतिक्रियावादी शासकों का विनाश किया। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चला था, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, बट थोड़ा हम इसमें आंसर देने का प्रयास करें, जिसके चलते उसकी कहानी नहीं सुनाएंगे। जब इसका सिलेबस शुरू करेंगे तो न्यू स्टूडेंट के लिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसी ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता और 1806 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग, जर्मन राज्य संघ की स्थापना किया गया था। फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जन्म के आधार पर जैसे होता नहीं जातिवाद, इस प्रकार से जो जन्मजात की राजा के गुलाम उसका बेटा था, उसका बेटा था, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा हुआ, तो ये जन्मजात वाला जो पूरी तरह से सिस्टम था, नेपोलियन संहिता लाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस से सदा सदा के लिए स्वाहा कर दिया। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद है आपका प्यारे बच्चे इसमें खत्म कर दिया। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। इससे फ्रांस अधिकृत यूरोपीय देशों में एक नई आशा जगी। वहां भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगे, जैसे जर्मनी और इटली में, तथा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नव युग का मतलब होता है प्यारे बच्चे नए युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन के जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि के बाहर कर उसके वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी संप्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तथा देशभक्ति की भावना पूरे यूरोप कंट्री में जागृत हुआ। यहां तक बता दें कि जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो चौथा चैप्टर जब पढ़ना इतिहास में, तो नेपोलियन बोनापार्ट को देखकर और उसके इतिहास को पढ़कर भारत में भी उसी प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय करने का प्रयास किया गया। एक था आपका 7 नंबर प्रश्न जो दीर्घ का था, जो 4 नंबर का प्रश्न था। 8वां प्रश्न है आपका, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे। अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर लिखेंगे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम है। जिस प्रकार से भारत में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की चेतना जागी, उसमें अहम भूमिका निभाता है अंग्रेजी शासन व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अनेक कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका था आपका भारत के राष्ट्रवाद में। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। उनके विचारों से बहुत बड़े इन लोग व्यक्ति थे, दार्शनिक व्यक्ति जो थे। इन लोग एक अच्छा विचार का व्यक्ति थे, जो अच्छाई के लिए बात करते थे। इन व्यक्तियों से भारत के लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रवादियों ने पढ़ा, भारत के क्रांतिकारियों ने पढ़ा और उनके विचारों को लेकर फॉलो किया, भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को जगाने का काम किया था। अब वो अपनी उत्तरदायित्व एवं नवीन मतलब होता है नए कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। इस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था प्यारे बच्चे आपका विद्यासागर पब्लिकेशन है ना, आपका विद्यासागर पब्लिकेशन का टोटल सब्जेक्टिव इतिहास का। अब आप लोग का राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उनको भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में कुछ मदद हो जाए। आपका भी उपकार हो जाएगा और हमारा भी उपकार हो जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई मन से करते रहिए, सदा सुखी रहिए। चलिए, बहुत अच्छे।